वेलकम इंजीनियर्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वीआईपी एडवांस टेक में। तो यार, आप लोग की काफ़ी डिमांड के बाद आज मैं लेकर के आ गया हूँ आप लोग के लिए 50 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोग के, जो हर एक सिविल इंजीनियर को पता होनी चाहिए। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये जितने भी पॉइंट्स हैं आप लोग के सब इंटरव्यू में पूछे गए। ये सब के सब वही पॉइंट है जो इंटरव्यू या फिर एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले पॉइंट्स हैं, यानी कि मोस्टली रिपीटेड होने वाले पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में इंक्लूड किए हैं। अगर वीडियो को आप लोग को अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और साथ में अपने एक फ्रेंड को ज़रूर वीडियो शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी डिले के। ये देखिए, जितनी भी चीज़ें होंगी सब हमारी क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में होंगी। सब आप लोग को बहुत पसंद आने वाले हैं। एक से एक मैंने अच्छा पॉइंट इसमें इंक्लूड किया है। ये देखिए, सबसे पहले हमारा आ जाता है, सबसे पहला क्वेश्चन ही हमारे पास है, व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट। तो देखो, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट के बारे में हमसे पूछा है कि यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट होता क्या है। तो देखो, मैं आप लोग को बता देता हूँ कि यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट जो होता है आप लोग का, वो एग्रीगेट के ऊपर और अमाउंट ऑफ वर्ड्स, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप लोग बात करो IS 456 के अकॉर्डिंग, तो IS 456 के अकॉर्डिंग जो आप लोग का PCC होता है, उसका जो यूनिट वेट होता है वो 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। और जो आप लोग का RCC होता है, उसका जो यूनिट वेट होता है आप लोग का, वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। तो ये पॉइंट पे आप लोग को ध्यान रखना, दोनों ही पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो PCC के लिए हो चाहे वो RCC के लिए हो। दोनों ही हमसे एग्ज़ाम और इंटरव्यू में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा है कि व्हाट इज़ द यूनिट वेट ऑफ स्टील। अब के जो हमसे यूनिट वेट पूछा है वो स्टील का पूछा है। तो स्टील का जो यूनिट वेट होता है वो हमारा कितना होता है, 78.5 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होता है। अब इसको आप अगर 1000 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कराने के बाद आप लोग का एक इसमें आ जाएगा लगभग 7850 जीरो जो आ जाएगा आप लोग का न्यूटन पर मीटर क्यूब में आ जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप मीटर क्यूब में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम पॉइंट नंबर सी पे। पॉइंट नंबर सी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमसे पूछा डक्टिलिटी। हमसे पूछा कि डक्टिलिटी होती क्या है, व्हाट इज़ द डक्टिलिटी। तो डक्टिलिटी इज़ द एबिलिटी टू डिफॉर्म अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, यानी कि अगर होता है क्या, डक्टिलिटी सिंपल प्रॉपर्टी होती है कि अगर ये आप लोग का कोई मटेरियल है, अगर आप इस पर टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, तो टेंसाइल फोर्स लगाने के बाद जो भी इसमें डिफॉर्मेशन होगा आप लोग का वो इस मटेरियल की क्या हो जाएगी, डक्टिलिटी हो जाएगी, ठीक है ना। एबिलिटी टू डिफॉर्म, यानी कि कोई भी मटेरियल जब जितनी उसकी एबिलिटी है डिफॉर्म होने की अंडर टेंसाइल फोर्स, वो आप लोग की क्या हो जाती है, डक्टिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 की, हाउ टू फाइंड वेट ऑफ स्टील बार यूज्ड रेनफोर्समेंट। अगर आप लोग को वेट फाइंड आउट करना है कि जो आप लोगों ने, मान लीजिए कि कोई कॉलम है, कोई बीम है, कोई स्लैब है, आपने जो उसमें स्टील यूज़ की, उसका अगर आपको, या कोई भी आपका स्टील अगर आपकी बार है, ऐसे समझ लीजिए कोई भी स्टील अगर बार है, तो उसके आप डाया के बेस पे आप उसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डाया के वेट पे आप कैसे उसका वेट कैलकुलेट करेंगे, तो ये देखिए फॉर्मूला हमारे पास होता है D²/162.2। इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब इसमें याद रखने वाली बात ये होती है कि जो डाया होता है आप लोग का बार का, ये आप लोग को में लेना होता है। इस चीज़ को आप लोग को स्पेशली ध्यान रखना होता है कि जो डाया होगा बार का, एक इसमें होगा आप लोग का में होगा, और इस फॉर्मूले की हेल्प से आप लोग क्या कर सकते हैं, उस स्टील बार का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, यानी कि जो आप लोग की वन वे और टू वे स्लैब होती है, इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए, बेसिक सा डिफरेंस होता है, अगर आप लोग की लॉन्गर स्पैन और शॉर्टर स्पैन का रेशियो ग्रेटर देन 2 है, ऐसे मान लीजिए कि अगर लॉन्गर स्पैन LY है और शॉर्टर स्पैन LX है, अगर इसका रेशियो ग्रेटर देन 2 है, तो आप लोग की कैसी हो जाएगी, वन वे स्लैब हो जाएगी। और यही रेशियो जो लॉन्गर टू शॉर्टर स्पैन का रेशियो है, अगर ये रेशियो आप लोग का लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो आप लोग की कैसी हो जाएगी, वो टू वे स्लैब हो जाएगी। तो ये दोनों पॉइंट्स आप लोग को ध्यान रखने, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि वन वे और टू वे स्लैब आप लोग की क्या होती है, दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 की। ये हमसे पूछ रहा है कि फ्लैट स्लैब क्या होती है। तो देखो, फ्लैट स्लैब के बारे में भी, द स्लैब विच इज़ सपोर्टेड ऑन कॉलम, वो स्लैब जो डायरेक्ट कॉलम पे सपोर्टेड होती है, जिसमें आप लोग का बीम का यूज़ नहीं होता है, बीम आप लोग का प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, वो आप लोग की कौन सी होती, फ्लैट स्लैब होती है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों से पूछा जाता है कि फ्लैट स्लैब में बीम होता है कि नहीं, आप लोग को बताना है कि उसमें बीम नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7 की, व्हाट डू यू मीन बाय वन स्टोरेड टू स्टोरेड बिल्डिंग, यानी कि वन स्टोरी बिल्डिंग और टू स्टोरी बिल्डिंग क्या होती हैं, इनके बारे में बताइए। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखिए, अगर किसी बिल्डिंग में 2 फ्लोर है, कितने फ्लोर हैं, 2 फ्लोर हैं, तो वो आप लोग की क्या हो जाएगी, 2 स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी। जैसे होता है ना, ग्राउंड +2,
G+2, तो ग्राउंड लेवल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके ऊपर 2 फ्लोर और हैं, तो आप लोग का वो कैसा हो जाएगा, 2 स्टोरी बिल्डिंग हो जाएगी, सही है कि नहीं। और अगर G+1 होता तो ग्राउंड के साथ एक फ्लोर आप लोग का और है, तो वो G+1 हो जाता है। इस तरीके से G4 ग्राउंड होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 7। इसकी हम बात करते हैं, तो व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ राइज एंड ट्रेड इन स्टेयर केस। जो आप लोगों को पता है कि राइजर और ट्रेडर जो होता है आप लोग का स्टेयर में, उसकी आप लोग को बताना है कि लेंथ क्या होती है। देखिए, जब आप लोग स्टेयर इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से स्टेयर बनाते हैं, तो ये वाला पोर्शन जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेडर बोलते हैं, और ये वाला जो पोर्शन होता है इसको क्या बोलते हैं, राइजर बोलते हैं। तो जो राइजर ट्रेडर होता है, इसकी स्टैंडर्ड डायमेंशन या इंडियन स्टैंडर्ड डायमेंशन जो होती हैं वो क्या होती हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि यार जो राइजर होता है आप लोग का, वो 150 mm से लेकर के 200 mm तक होता है। 150 से लेकर के 200 mm तक आप लोग का होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रेडर की अगर हम बात करें, तो ट्रेडर आप लोग को याद रखना है 250 से लेकर के कितना होता है, 300 mm तक आप लोग का होता है। ये चीज़ भी, ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग को याद रखने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 9 की। तो इसमें बोला व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ स्टेयर केस। जो आप स्टेयर केस प्रोवाइड कराते हो, इसका जो स्लोप होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, अकॉर्डिंग टू IS 456 स्लोप और पिच ऑफ स्टेयर शुड बी बिटवीन 25 डिग्री टू 45 डिग्री। यानी कि इसकी जो वैल्यू है, हमारा जो स्लोप होता है, इसकी वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए, 25 से लेकर के 40 डिग्री के बीच हमारी लाई करनी चाहिए। किस केस में, स्टेयर केस में। स्लोप जो होता है आप लोग का स्टेयर केस का, उसका जो वैल्यू होता है वो 25 से 40 डिग्री के बीच हमारा आना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की। वॉट डू यू मीन बाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आप लोग को बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, वो अपनी पोजीशन को कितना रजिस्ट कर पा रही है, वो आप लोग की क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। कोई भी बॉडी अगर रखी हुई है, ठीक है, वो कितना रजिस्ट कर पा रही है अपने मोशन को, ठीक है, अगर आप उसको मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो कितना रजिस्ट कर पा रही है, वो आप लोग का क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। और जितना इस बॉडी का ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा रजिस्ट करेगी। यानी कि जितना ज़्यादा मास होगा, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इसका। तो अब इसको पढ़ लीजिए, देखिए, a quantity express a body tendency to resist angular acceleration, which is sum of the products of masses on each particle in the body when the square of its distance फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। देखो, ये तो मैंने आप लोग को बता दिया कि इसका मतलब क्या होता है, रजिस्ट होता है कि कोई भी चीज़ ये रजिस्ट करेगी, चाहे एक्सेलरेशन हो, मोशन हो, कुछ भी उसको रजिस्ट करेगी। लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो मास इनटू जो भी डिस्टेंस होगी उसके स्क्वायर के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। यही इस डेफिनेशन में लिखा हो, I इज इक्वल टू MR स्क्वायर। इनका हम क्या कर देंगे, समेसन कर देंगे। जितनी भी हमारे पास बॉडी होंगी या जो भी हमारी पोजीशन होंगी, उनसे जो भी डिस्टेंस होंगी, उन सबको लेकर के हम क्या कर देंगे, उसको सम कर देंगे, एलजेब्रिक सम। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 11। व्हाट इज़ द क्रैंक लेंथ। आपको बताना है कि जो क्रैंक लेंथ होती है स्लैब में क्रैंक लेंथ जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो उसकी वैल्यू आप लोग याद रखेंगे यार, क्रैंक की जो वैल्यू होती है वो 0.42 डी होती है। कितनी होती है, 0.42 डी होती है। अब डी क्या है सर, यहाँ डी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, डी की वैल्यू हो जाएगी डेप्थ ऑफ स्लैब माइनस के टॉप कवर और माइनस के बॉटम कवर। यानी कि जो भी आपकी डेप्थ ऑफ स्लैब है उसमें टॉप कवर और बॉटम कवर को माइनस कर दीजिए, तो आपको वैल्यू कौन सी मिल जाएगी, डी वैल्यू मिल जाएगी, सही है कि नहीं। चलिए, नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्लम्प। जो आपका स्लम्प होता है, अगर आप लोग को याद हो तो स्लम्प टेस्ट करते हैं हम कंक्रीट पे। तो ये जो स्लम्प होता है कितने तरीके का होता है, तो मैं आप लोग को बताता हूँ। ये स्लम्प ये 3 से 4 तरीके का होता है। एक होता है हमारा ट्रू स्लम्प, एक होता है हमारा सीयर स्लम्प, सॉरी एक सेकेंड, ये देखिए, फर्स्ट वाला जो सबसे पहले हमारा आता है वो कौन सा होता है, हमारे पास ट्रू स्लम्प होता है। सेकंड वाला जो होता है हमारे पास सीयर स्लम्प होता है। थर्ड वाला जो होता है हमारे पास, वो होता है हमारे पास कोलैप्स स्लम्प। कौन सा होता है, कोलैप्स स्लम्प होता है। और फोर्थ जो होता है हमारे पास वो होता है जीरो स्लम्प। कौन सा होता है, जीरो स्लम्प हमारे पास होता है। ठीक है, ये स्लम्प हमारे पास होते हैं। तो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, सभी को एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू स्लम्प की। तो देखिए, ट्रू स्लम्प जो होता है, द कॉन्क्रीट मास आफ्टर द टेस्ट व्हेन स्लम्प इवनली ऑल अराउंड विदाउट डिसइंटीग्रेशन इज कॉल्ड द ट्रू स्लम्प। यानी कि देखो, ट्रू स्लम्प हमारा वो होता है कॉन्क्रीट की वो स्लम्प वैल्यू जिस पे जो कॉन्क्रीट होती है वो चारों तरफ बिना डिसइंटीग्रेशन के चारों तरफ अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, जो टोटल कॉन्क्रीट मास होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रू स्लम्प बोलते हैं। सीयर स्लम्प क्या होता है, सीयर स्लम्प वो होता है वो कॉन्क्रीट का मास जो होता है वो स्लाइड कर जाता है। यानी कि जिस स्लम्प वैल्यू पे
पे जो कंक्रीट का मास है हमारा, वो हाफ मास जो है कंक्रीट का, वो क्या कर जाए, स्लाइड कर जाए, यानी कि आधा पोर्शन रुका रहे वहीं पर और आधा पोर्शन स्लाइड कर जाए, तो वो हमारा क्या हो जाता है, शियर स्लम्प हो जाता है। सही है कि नहीं? दिस टाइप ऑफ स्लम्प इज ऑब्टेन ऑन लीन कंक्रीट मिक्स, यानी कि ये जो हमारा शियर स्लम्प होता है जनरली हमको ये देखने को मिलता है, वो जो हमारा लीन कंक्रीट मिक्स होता है उसमें हमको देखने को मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कोलैप्स स्लम्प। कोलैप्स स्लम्प क्या होता है हमारे पास, व्हेन अ सैंपल इज कोलैप्स्ड ड्यू टू एडिंग एक्सेसिव वाटर इज नोन एज कोलैप्स स्लम्प। यानी कि देखो कोलैप्स स्लम्प वो होता है जब हमारा जो स्लम्प है, जो हमारा सैंपल है, वो हमारा क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। कोलैप्स कब करेगा, वो जब आप उसमें वाटर का जो अमाउंट है वो ज़्यादा ऐड कर दोगे, एक्सेस में वाटर जब आप ऐड कर देते हो कंक्रीट में, तो जो स्लम्प होता है, वो सैंपल होता है हमारा, वो क्या कर जाता है, कोलैप्स्ड कर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कोलैप्स्ड स्लम्प। नेक्स्ट आता है हमारा जीरो स्लम्प। तो जीरो स्लम्प क्या होता है, फॉर वेरी स्टिफ और ड्राई मिक्सचर इट डज नॉट शो एनी चेंज ऑफ द स्लम्प आफ्टर रिमूविंग द स्लम्प कोन। यानी कि इसमें होता है क्या है कि जीरो स्लम्प आप लोग का वो होता है, इसमें आप लोग वाटर बहुत कम ऐड करते हो, यानी कि जो वाटर होता है आप लोग का, उसका जो अमाउंट होता है वो बहुत कम ऐड होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है, स्टिफ और ड्राई होता है। कैसा होता है, स्टिफ और ड्राई मिक्स होता है। जब आप स्लम्प, जो आपने स्लम्प कोन है, जब उसको आप रिमूव भी कर देते हो तो उसकी शेप वैसी की वैसी ही बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंज आप लोग के नहीं होता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो स्लम्प। सही है कि नहीं? स्लम्प आप लोग को मालूम होगा कि कुछ इस तरीके का हमारा स्लम्प कौन होता है जिससे हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं। सही है कि नहीं? तो जब आप इसको रिमूव करोगे तो जितना इसका साइज़ है उतना ही हमारा कंक्रीट मिक्स का साइज़ रहता है, तो उसको हम बोलते हैं जीरो स्लम्प। सही है, ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा पॉइंट नंबर 13, जिसको हम बोलेंगे ग्राउटिंग। व्हाट इज़ ग्राउटिंग? ग्राउटिंग इज़ अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ कंक्रीट विच इज़ यूज्ड टू फिल द वॉइड्स। यानी कि होता क्या है कि जब आपने कहीं पर कंक्रीटिंग की, कास्टिंग की, तो कास्टिंग करने के बाद क्या होता है, कंक्रीट में कुछ वॉइड्स रह जाते हैं। अगर उन वॉइड्स को आपको फिल करना है तो उन वॉइड्स को फिल करते हैं आप, एक ग्राउटिंग प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से आप क्या कर देते हो, उनको फिल कर देते हो। यानी कि ये क्या होता है आप लोग का, एक कंक्रीट होती है जो लिक्विड टाइप फॉर्म में होती है और उसको आप क्या कर देते हो, उसकी हेल्प से उसको वॉइड्स को क्या कर देते हो, फिल कर देते हो। नेक्स्ट आएगा पॉइंट नंबर 14, व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ बार यूज्ड इन सर्कुलर कॉलम। आपको बताना है जो सर्कुलर कॉलम अगर आप लोग का है तो उसमें कितनी मिनिमम बार्स आप प्रोवाइड कराएंगे। तो याद रखना मिनिमम बार्स कितनी होती हैं आप लोग की सर्कुलर कॉलम में, कितनी होती हैं, 6 बार्स होती हैं। कितनी होती हैं, 6। अगर यहीं पे पूछ लेता वो आप लोग का स्क्वायर कॉलम है, क्या पूछ लेता कि अगर स्क्वायर कॉलम है तो स्क्वायर कॉलम में आप लोग की कितनी होती है, मिनिमम 4 बार्स होती हैं। कितनी होती हैं, 4। और जो सर्कुलर होता है उसमें मैंने आप लोग को बता ही दिया, मिनिमम आप लोग की 6 बार्स आप हमें प्रोवाइड करा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप लोग का पॉइंट नंबर 15, प्लीज़ टेल व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स। आपको बताना है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स का मतलब क्या होता है। तो देखो, जो एब्जॉर्प्शन ऑफ ब्रिक्स होता है ये एक टेस्ट होता है आप लोग का ब्रिक्स में। क्या होता है, एक टेस्ट होता है। इसकी हेल्प से आप लोग क्या कर पाते हो, ब्रिक्स की क्लासीफाई कर पाते हो कि फर्स्ट क्लास है, कि सेकंड क्लास की ब्रिक्स है, कि थर्ड क्लास की ब्रिक्स है। वो एब्जॉर्प्शन टेस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है। जैसे कि मैं आप लोग को बताता हूँ, अगर मान लीजिए कि आप लोग की ब्रिक्स है वो 20% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर रही, सही है, तो वो आप लोग की फर्स्ट क्लास हो जाती है। अगर वो आप लोग की 22% से ज़्यादा नहीं कर रही तो सेकंड क्लास हो जाती है, और 25 से ज़्यादा नहीं कर रही तो आप लोग की वो थर्ड क्लास ब्रिक्स हो जाती है। ये चीज़ आप लोग को ध्यान रखनी। तो यहाँ पे देखिए, ब्रिक्स शुड नॉट एब्जॉर्ब मोर देन 20% ऑफ वाटर व्हेन इट इज़ इमर्ज्ड इन वाटर फॉर एट लीस्ट 1 डे और 24 आवर्स। कई बार तो हमसे यही पूछ लिया जाता है कि जब आप एब्जॉर्प्शन टेस्ट करते हो ब्रिक्स का, तो उस समय ब्रिक्स को कितने टाइम के लिए लिक्विड में इमर्ज करते हो। तो याद रखना, या तो 1 दिन या फिर 24 घंटे, दोनों का मतलब एक ही होता है। इतने टाइम के लिए हमको क्या करना होता है, उसको इमर्ज करना होता है वाटर में। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 16 की, व्हाट इज़ द अलाउएबल मॉइस्चर कंटेंट इन फाइन एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट मिक्स। आप लोग को बताना है व्हाट इज़ द अलाउएबल मिक्सचर कंटेंट। आप लोग का क्या अलाउएबल मिक्सचर कंटेंट होता है इन फाइन एग्रीगेट फॉर कॉन्क्रीट मिक्स। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं। वी वॉन्ट यूज द एग्रीगेट इफ़ इट्स मिक्सचर कंटेंट इज़ मोर देन 5%। तो हम उसको तभी करते हैं जब उसका जो मिक्सचर है वो आप लोग का क्या हो, मोर देन 5% हो, तो तभी हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, यूज़ नहीं करते हैं, सॉरी, वांट है तो उसको यूज़ नहीं करते हैं। तो अलाउएबल मिक्सर आप लोग का क्या हो जाएगा, फाइन एग्रीगेट के केस में वो आप लोग का मोर देन 5% अगर है तो उस केस में हम उसको एग्रीगेट को यूज़ नहीं करेंगे।
नेक्स्ट आ जाएगा हमारा पॉइंट नंबर 17, व्हाट डू यू मीन बाय सेग्रीगेशन, यानी कि आपका जो सेग्रीगेशन होता है वो क्या होता है। तो सेग्रीगेशन के बारे में हम देख लेते हैं। सेग्रीगेशन इज़ द सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड फ्रॉम एग्रीगेट, दिस इज़ यूज्ड ड्यू टू वाटर सीमेंट रेशियो व्हेन कंक्रीट इज poured अबाउट 1 और मोर देन 1.5 मीटर। देखो एक तो क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सेग्रीगेशन कब होता है, जब आप कंक्रीट को पोर करते हो मोर देन 1.5 मीटर, यानी कि जब आप कंक्रीट को 1.5 मीटर की हाइट से ज़्यादा से गिराते हो तो उसकी वजह से क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। अब सेग्रीगेशन होता क्या है, तो सेग्रीगेशन होता है जब आप लोग का जो सीमेंट है या फिर सैंड है अगर वो अलग हो जाती है किससे, एग्रीगेट से, क्योंकि कंक्रीट तो तभी बनेगी ना जब सीमेंट भी हो, सैंड भी हो और एग्रीगेट भी हो। तो अगर आप 1.5 मीटर की हाइट से उसको कास्टिंग कर रहे हैं, उसको गिरा रहे हैं कंक्रीट को, और कास्टिंग करते समय अगर आपका सीमेंट और सैंड अलग हो जाता है, ठीक है, किससे, एग्रीगेट से, तो वो आपका क्या हो जाता है, सेग्रीगेशन हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर, नेक्स्ट एक और चीज़ है, दिस इज कॉज, ये तो हमने बता ही दिया। उसके बाद बात करते हैं सीपेज की। व्हाट इज सीपेज, सीपेज आपका क्या होता है, तो देखो सीपेज से रिलेटेड देख लो, स्लो पर्कुलेशन ऑफ वाटर थ्रू द सोइल इज कॉल्ड सीपेज, यानी कि क्या होता है कि जब आप लोग का, देखो दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है हमारा परमेबिलिटी, एक होता है सीपेज। तो परमेबिलिटी क्या होती है, सोइल की प्रॉपर्टी होती है जो अलाउ करती है वाटर को पास होने के लिए। लेकिन अगर स्लो पर्कुलेशन हो रहा है, धीरे धीरे स्लो पर्कुलेशन हो रहा है वाटर का, कहाँ से, सोइल से, तो वो आप लोग का क्या हो जाता है, सीपेज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉइंट नंबर 19 की, व्हाट इज़ द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ब्रिक, ब्रिक की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी होती है। तो ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे तीनों क्लास की ब्रिक्स आप लोगों को पता दी हुई हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास की ब्रिक्स दो ही हैं और एक फायर ब्रिक्स दी हुई है। तो देखो सबसे पहले तो आप फायर ब्रिक्स को देख लो, फायर ब्रिक्स की स्ट्रेंथ देखो कितनी होती है, मोर देन जो आपकी फर्स्ट और सेकंड क्लास ब्रिक्स होती है उससे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे देखो 125 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि अगर ब्रिक्स का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एक पार्ट है तो वो 125 किलोग्राम के लोड को बियर कर सकता है, ये इसकी स्ट्रेंथ होती है। अगर आप बात करोगे किसकी, ब्रिक्स की, जो हमारी फर्स्ट और सेकंड क्लास होती है, तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट क्लास की जो स्ट्रेंथ होती है आप लोग की वो कितनी होती है, 105 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। और अगर आप बात करोगे सेकंड क्लास की तो वो कितनी होती है, 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है, यानी कि ये हमारी स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट और सेकंड क्लास ब्रिक्स की। नेक्स्ट हम बात करेंगे 80 की। देखो ये कोई भी एग्ज़ाम हो आपका या फिर आप लोग का कोई भी इंटरव्यू हो, उन सभी के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। व्हाट डू यू हाउ डू यू चेक क्वालिटी ऑफ सीमेंट ऑन साइट, अगर आप साइट पे हैं तो साइट पे आप लोग कैसे चेक करोगे किसी भी सीमेंट की क्वालिटी को, ये आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आप लोग को आता है डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले तो आप यही चेक कर लेंगे कि जो आपका सीमेंट बना है उसकी डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कि डेट ऑफ एक्सपायर उसकी आ चुकी है। तो ये चीज़ आप लोग कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि सीमेंट की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगी उसकी एज के साथ, अगर सीमेंट ज़्यादा पुराना है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सेकंड आप चेक कीजिए कलर, अगर उसका कलर जो है आप लोग का वो लाइट ग्रेनिश है तो आप लोग का सीमेंट सही है, लाइट ग्रेनिश होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर कलर वाइट है कहीं पर ब्लैक है, तो एकदम यूनिफॉर्म कलर होना चाहिए पूरे सीमेंट का, और वो भी कैसा होना चाहिए, लाइट ग्रेनिश आप लोग का कलर होना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी है। अगर कलर गिव इंडिकेशन ऑफ एक्सेस ऑफ लाइम और क्ले, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोट टेस्ट। तो देखो फ्लोट टेस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अ गुड सीमेंट वॉन्ट फ्लोट इफ़ यू थ्रो अ सीमेंट इन वाटर, अगर आप क्या करते हो कि अगर आपने थोड़ा सा सीमेंट लिया और वो उसके ऊपर डाल दिया तो वो फ्लोट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। अगर वो अच्छा सीमेंट है तो फ्लोट नहीं करेगा, वो देखते हो वॉन्ट फ्लोट, वो आप लोग का फ्लोट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ आप लोग को याद रखें। वैन पुट योर हैंड, अगर आप क्या करते हो अपना हैंड सीमेंट में रखते हो तो सीमेंट बैग के अंदर आप लोग को कैसी फीलिंग आनी चाहिए, कूल फील आनी चाहिए, यानी कि आपको सीमेंट कैसा लगना चाहिए, ठंडा लगना चाहिए। तो आप लोग का कैसा सीमेंट होगा, एकदम सही सीमेंट होगा। तो ये 4 पॉइंट्स थे आप लोग को जो याद रखने साइट पे। नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है पॉइंट नंबर 21, व्हाट डू यू मीन बाई 1 BHK। 1 BHK का मतलब क्या होता है, देखो 1 BHK का मतलब होता है 1 बेडरूम होगा, 1 हॉल होगा और 1 क्या होगी, किचन होगी। ये सारी चीज़ें आप लोग की होंगी 1 BHK, यानी कि 1 बेडरूम 1 हॉल और 1 किचन। और 2 BHK हो जाएगा तो मतलब 2 BHK में 2 बेडरूम हो जाएगा और हॉल और किचन हो जाएगी आप लोग की, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट।
कंक्रीट का आप लोग को बताना है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम क्या होता है। तो इनिशियल सेटिंग टाइम तो आप लोग का कितना होता है सर, 30 मिनट होता है, और फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है आप लोग का, 10 आवर होता है। याद रखना, इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट और फाइनल जो सेटिंग टाइम होता है वो कितना होता है, 10 आवर होता है। नेक्स्ट आया था व्हाट इज़ द ड्यूरेबिलिटी। आप लोग को बताना है ड्यूरेबिलिटी क्या होती है। तो ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है द एबिलिटी टू विद स्टैंड अंडर प्रेशर इज कॉल्ड ड्यूरेबिलिटी। यानी कि किसी भी, अगर आपने मान लीजिए कोई ब्लॉक था कंक्रीट का, आपने इस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो कितने प्रेशर को ये कैरी कर ले रहा है, कितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी, मतलब जितनी इसकी ड्यूरेबिलिटी होगी उतना ही ज़्यादा एबल होगा ये इस प्रेशर को कैरी करने में, ठीक है ना। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। तो वो आप लोग की क्या हो जाती है, एबिलिटी टू विद स्टैंड अंडर प्रेशर, एब ड्यूरेबिलिटी आप लोग की हो जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 24, व्हाट आर द कॉन्क्रीट टेस्ट। आप लोग को बताना कॉन्क्रीट टेस्ट कौन कौन से होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का, व्हाट इज़ द कॉन्क्रीट टेस्ट। कॉन्क्रीट टेस्ट आप लोग का क्या होता है। तो एक तो आप लोग को याद रखना सबसे पहले भाई स्लम्प टेस्ट होता है आप लोग का, एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट भी आप लोग का होता है, वाटर परमेबिलिटी टेस्ट भी आप लोग का होता है, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट भी आप लोग का होता है। तो जितने भी टेस्ट मैंने आप लोग को बताए हैं 1 2 3 4, ठीक है, ये सब के सब टेस्ट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए होते हैं। कंक्रीट के लिए हमारे टेस्ट परफॉर्म करे जाते हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द ब्लीडिंग इन कंक्रीट। आप लोग को बताना है ब्लीडिंग इन कंक्रीट क्या होता है। ब्लीडिंग इज़ वन फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि ब्लीडिंग कुछ भी नहीं है, एक तरीके का सेग्रीगेशन ही है, वेयर वाटर कम्स आउट to the surface of concrete being lowest specific gravity among all the ingredients of concrete। यानी कि होता क्या है कि जब आप कास्टिंग कर रहे होते हो या कंक्रीटिंग कर रहे होते हो, तो उस समय क्या होता है कि जो अगर आपका सीमेंट का जो पानी है, सीमेंट का जो वाटर है, अगर वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, ऊपर आ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं ब्लीडिंग। उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 26, व्हाट इज़ द नेम ऑफ मशीन टू गेट द कंप्रेशन टेस्ट। आप लोग को बताना है किस मशीन की हेल्प से आप कंप्रेशन टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो वो जो मशीन होती है आप लोग की वो यूटीएम होती है, जिसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। याद रखें क्या होती है वो, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में यूटीएम बोल देते हैं। या आप लोगों ने कॉलेज टाइम में देखी होगी अपने। नेक्स्ट आ जाता है पॉइंट नंबर 27, व्हेन वी गो फॉर पाइल फाउंडेशन। हम पाइल फाउंडेशन के लिए कब जाते हैं, यानी कब प्रीफर करते हैं पाइल फाउंडेशन को। तो याद रखना पाइल फाउंडेशन इज अडॉप्टेड व्हेन द सोइल बियरिंग कैपेसिटी इज लेस देन 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर आप लोग की सोइल है, ठीक है, आपने परफॉर्म करा, सोइल की जो अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी थी वो आपने निकाली, या जो बियरिंग कैपेसिटी थी वो आपने निकाली। तो जब आपने देखा कि बियरिंग कैपेसिटी सोइल की अगर 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम आ रही है, तो उस केस में आप लोग क्या करना होगा, पाइल फाउंडेशन यूज़ करना होगा। ये आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आ जाता है 28, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टीरअप्स इन कॉलम। आपको बताना है कि जो स्टीरअप्स होते हैं वो कॉलम्स में प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो उनका काम क्या होता है, ठीक है, ये चीज़ आप लोग को बतानी है। ये क्वेश्चन आप लोग का यूपीपीएससी एई में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अब आप लोग लगा लीजिए, देखिए एग्ज़ाम के लिए भी, और ये पॉइंट आप लोग के इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टीरअप्स आर प्रोवाइडेड टू हैंडल द शियर फोर्स एंड होल्ड द रीबार्स या मेन बार्स इन पोजीशन। यानी कि जो आपने मेन बार्स प्रोवाइड कराई हैं, उन मेन बार्स को तो अपनी पोजीशन में क्या करेगा, ये होल्ड करने का काम करेगा। जो मेन बार्स आपने प्रोवाइड कराई हैं, उन मेन बार्स को तो अपनी पोजीशन में बनाए रखने का काम करेगा, और जो आप लोग का शियर फोर्स आता है, ठीक है, उसको भी क्या करेगा, हैंडल करेगा। कौन, जो आप लोगों ने स्टीरअप्स प्रोवाइड कराया है कॉलम में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट आता है आप लोग का व्हाट इज़ द स्लम्प टेस्ट। स्लम्प टेस्ट बताइए क्या होता है। ऑन कॉन्क्रीट साइट स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड टू मेजर द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट। यानी कि अगर आपको क्या करना होता है, वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट अगर हमको मेजर करनी होती है, तो उसके लिए हम स्लम्प टेस्ट परफॉर्म करते हैं। देखो टेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जर्नली जो परफॉर्म करा जाता है वो स्लम्प टेस्ट होता है। ये चीज़ आप लोग को पता होनी चाहिए। इट इज़ मेजर्ड बाई using the slump cone on the site for high slump value the water cement ratio must be high। अगर आप लोग का क्या है कि स्लम्प वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब हमें ये पता लग जाता है कि आप लोग का वाटर सीमेंट रेशियो क्या है, बहुत ज़्यादा है।
समझ रहे हो कि नहीं इस चीज़ को? पर बोला कि अगर हाई स्लम्प वैल्यू है तो इसका मतलब क्या है कि जो वाटर सीमेंट रेशियो है वो भी क्या है आप लोग का हाई है। फॉर लो स्लम्प वैल्यू, अगर स्लम्प वैल्यू लो है तो इसका मतलब क्या है कि वाटर सीमेंट रेशियो आप लोग का क्या है, लो है। तो ये सारी चीज़ें हमें किससे पता लग जाती हैं, स्लम्प टेस्ट से पता लग जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 30, इसकी हम बात करेंगे। प्लीज़ टेल अस अबाउट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। आपको वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट को लेकर के पॉइंट बताना है कि वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट होती क्या है। देखो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट का मतलब सिंपल अगर मैं आप लोग को बताऊं तो कोई भी कंक्रीट कितना इजी है, कितना इजीली हम उसको प्लेस कर सकते हैं, ठीक है, कितना इजीली हम उसको प्लेस कर सकते हैं, वो उसकी क्या होती है, वर्केबिलिटी होती है। सही है कि नहीं? बाकी इसमें और हम पढ़ लेते हैं। वर्केबिलिटी मीन्स ईज टू प्लेसिंग। देखो आएगा नहीं कि यानी कितना इजीली आप उसको प्लेस कर पा रहे हो, तो ईजी ऑफ प्लेसिंग एंड कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, और कितना इजीली आप उसको कॉम्पैक्ट कर पा रहे हो। वाटर सीमेंट रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्केबिलिटी। बिल्कुल सही बात है, वाटर सीमेंट रेशियो जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका किसके, वर्केबिलिटी के। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम है वर्केबिलिटी कम है, वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा है तो वर्केबिलिटी आप लोग की ज़्यादा है। ये चीज़ आप लोग को याद रखनी। एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, स्ट्रेंथ के। यानी कि जो वर्केबिलिटी होती है आप लोग की वो स्ट्रेंथ के क्या हो जाएगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी, और वाटर सीमेंट रेशियो की क्या हो जाएगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को हमेशा याद रखना है किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम को देते समय। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द हनी कॉम इन कॉन्क्रीट। आप लोग को बताना है कि हनी कॉम स्ट्रक्चर कॉन्क्रीट में क्या होती है, इससे रिलेटेड आप लोग को बताना है। तो यहाँ पे देखिए हनी कॉम इज एक्चुअली वॉइड्स और एयर पॉक्स इन कंक्रीट। यानी कि जब क्या होता है कि आपने कास्टिंग कर दी, तो कास्टिंग करने के बाद अगर कहीं पर एयर पॉइड रह जाते हैं आप लोग के उस कंक्रीट में, तो उसको हम बोल देते हैं हनी कॉम स्ट्रक्चर। सही है कि नहीं? चलो नेक्स्ट आता है 32, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन रेलवे ट्रैक्स। आपको बताना है कि रेलवे जो ट्रैक्स होता है उनके बीच डिस्टेंस कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे उनके बीच जो डिस्टेंस होती है आप लोग की वो कितनी होती है, 4 फीट। कितनी होती है, 4 फीट की डिस्टेंस उनके बीच होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा व्हाट इज़ द प्रेशर इंक्रीज अंडर सोइल। आपको बताना है कि वाई प्रेशर इंक्रीज अंडर द सोइल। सोइल के अंदर प्रेशर कैसे इंक्रीज, क्यों इंक्रीज होता है, ये आपको बताना है। तो याद रखेंगे सोइल प्रेशर इंक्रीज बिकॉज इट्स सेल्फ वेट। यानी कि जो सोइल के अंदर प्रेशर इंक्रीज होता है वो सोइल के सेल्फ वेट की वजह से इंक्रीज होता है। द प्रेशर ऑफ सोइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेप्थ ऑफ सोइल मास। यानी कि जितना ज़्यादा सोइल, मान लीजिए कि आप जितना नीचे जाएंगे सोइल के, उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, अंडर सोइल प्रेशर आप लोग को देखने को मिलेगा। ठीक है, जितना नीचे आप जाएंगे उतना ज़्यादा आप लोग को सोइल प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि उतना ज़्यादा उसके ऊपर सोइल मास आ चुका होगा। तो सोइल प्रेशर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, जो सोइल होती है उसके सेल्फ वेट की वजह से आप लोग का होता है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज़ द ग्रेविटी फ्लो। आपको बताना है ग्रेविटी फ्लो क्या होता है। तो देखो ग्रेविटी फ्लो वो फ्लो होता है जिसको फ्लो कराने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो केवल ग्रेविटी फोर्स की वजह से फ्लो हो जाता है। किसकी वजह से फ्लो हो जाता है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से फ्लो हो जाता है। जैसे कि आप लोग का OCF होता है जो ओपन चैनल फ्लो होता है, जैसे कैनाल में फ्लो होता है या फिर कोई रिवर में फ्लो होता है, तो वो आप लोग का कैसा होता है, ग्रेविटी फ्लो होता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का व्हाट इज़ एग्रीगेट। आपको बताना है एग्रीगेट क्या होता है। तो कंपोजिट मटेरियल यूज्ड टू रेजिस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस। यानी कि अगर आप लोग की बात करें जो आपने कंक्रीट प्रिपेयर किए, तो उस कंक्रीट में जो भी आप लोगों का कंप्रेसिव स्ट्रेस है उनको रजिस्ट करने के लिए जो कंपोजिट मटेरियल होता है आप लोग का, उसको हम क्या बोलते हैं, एग्रीगेट बोलते हैं। अब ये जो एग्रीगेट होता है हमारा वो कितने तरीके का होता है सर, 2 तरीके का हमारा एग्रीगेट होता है, एक फाइन एग्रीगेट होता है और एक कोर्स एग्रीगेट होता है। तो ये आप लोग को याद रखना है। अगर आप लोग की वैल्यू 4.75 mm से कम है तो फाइन एग्रीगेट, और ग्रेटर देन 4.75 mm से है तो आप लोग का कोर्स एग्रीगेट हो जाता है। सॉरी 4 नहीं, 3.75 mm, 3.75 mm, 3.75 mm से कम है तो फाइन एग्रीगेट, और उससे ज़्यादा है तो कोर्स एग्रीगेट आप लोग का हो जाता है। नेक्स्ट आता है आपका पॉइंट नंबर 36। इसमें अगर हम बात करें तो प्लीज़ टेल अस अबाउट द सोइल रेनफोर्समेंट। हमें ये बताइए कि सोइल रेनफोर्समेंट क्या होती है। कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट तो आप सब लोगों ने सुना होगा कि कॉन्क्रीट में जब आप स्टील बार प्रोवाइड करा देते हो तो कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे सोइल रेनफोर्समेंट की बात कर रहा है वो। तो यहाँ पे देख लीजिए सोइल रेनफोर्समेंट आर यूज टू इम्प्रूव द सोइल स्ट्रेंथ। अगर आपको सोइल की स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है तो उस केस में हम यूज़ करते हैं हैव द एबिलिटी टू सपोर्ट मोर लोड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि अगर आप रेनफोर्समेंट
उस सॉइल में प्रोवाइड करा देते हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को क्या कर पाती है, कैरी कर पाती है, जो सॉइल आप लोग की होती है। प्लीज़ टेल द टोलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर। आपको बताना है जो टोलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर होती है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। जो टोलेस्ट मैन मेड स्ट्रक्चर है जो केवल इंजीनियर्स के द्वारा बनाई गई है, वो आप लोग को बतानी कौन सी है। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, सब लोगों को आपको पता होगा, उसका नाम है बुर्ज खलीफा। कहाँ पर है आप लोग की बुर्ज खलीफा? ये आप लोग की सऊदी अरब में है। इसकी जो लंबाई है, लेंथ है, वो आप लोग की हाइट है, वो कितनी है? 828 मीटर है। ये आप लोग को याद रखना, जो बुर्ज खलीफा है उसकी जो हाइट है वो 828 मीटर है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट इंटरव्यू में पूछा जाता है कि जो मैन मेड टॉलेस्ट स्ट्रक्चर है वो आप लोग की कौन सी है, तो वो बुर्ज खलीफा है। नेक्स्ट आप लोग का आ जाता है व्हाट यूनिट्स आर यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ कंक्रीट। आपको बताना है जब आप कंक्रीटिंग करते हो तो उसमें कौन कौन सी यूनिट्स आप यूज करते हो। तो यार देखो, एक तो क्यूबिक मीटर होती है जिसको आप मीटर क्यूब भी बोलते हो, एक क्यूबिक फुट होती है जिसको आप फुट क्यूब भी बोलते हो, एक क्यूबिक यार्ड होती है जिसको आप वाई क्यूब लिखते हो। तीनों की तीनों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कंक्रीटिंग के लिए, कि कंक्रीटिंग जब आप करोगे तो किस किस यूनिट में करोगे। तो याद रखेंगे आप लोग, मीटर क्यूब में, क्यूबिक फुट में, या फिर क्यूबिक यार्ड में। ये तीनों में आप क्या करते हो, उसका मेजरमेंट करते हो। वॉट आर द कोज ऑफ बिल्डिंग कोलैप्स। जो बिल्डिंग आपकी कोलैप्स हो जाती हैं उसका कोज क्या है? तो उसके बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि वीक फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन वीक रह गई है, या फिर पासेज ऑफ टाइम, काफ़ी टाइम हो गया है, या फिर डिमोलिटिशन हो गया है, डिमोलिएशन हो गया है, हो ना, डिमोलिएशन हो जाता है। उसके बाद फिर बॉम्बिंग हो गई है, या फिर नेचुरल डिजास्टर कोई आ गया है, तो उसकी इन सब की वजह से क्या हो जाता है, हमारा जो बिल्डिंग है वो हमारी क्या हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। नेक्स्ट आता है हमारा 40 पॉइंट, व्हाट इज़ द इनिशियल एंड फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ कंक्रीट। आपको बताना है इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम। तो एक पॉइंट हमारा रिपीट हो गया, 30 मिनट होता है और 10 आवर होता है, ठीक है। ये पॉइंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द वेट ऑफ वन बैग ऑफ सीमेंट। जो वन बैग होता है सीमेंट का, उसका वेट कितना होता है? तो याद रखेंगे 50 किलोग्राम हमारा वेट होता है। व्हाट इज़ द मिनिमम थिकनेस ऑफ आरसीसी स्लैब। तो 125 mm होती है। कितनी? 125 mm होती है। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन स्लैब। हाँ, स्लैब में आप कितना मैक्सिमम डायमीटर यूज करते हैं? तो याद रखना 1/8 इंटू जो भी थिकनेस होगी स्लैब की, जो भी क्या होगी, थिकनेस होगी स्लैब की। सपोज कि अगर आप लोग की थिकनेस जो है स्लैब की, ऐसा कुछ मान लीजिए कि 240 है। कितनी है? 240। तो 8 3 जा कितना हो जाएगा? 30। 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो 30 mm का आप यूज़ कर लेंगे। तो इस तरीके से एक एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे आप लोगों को समझना कि जो थिकनेस ऑफ स्लैब आप लोग की होगी वो तो मैक्सिमम आप लोग की 125 होती है ना। कभी कहो कि आपने सर 240 ले लिया, तो याद रखना ये जो भी आप लोग की स्लैब होगी, ठीक है, ये मिनिमम होती है, मैक्सिमम तो कितनी भी हो सकती है, मिनिमम तो ये होगी। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि जो भी आप लोग की स्लैब की थिकनेस है उसको 8 से डिवाइड करके आप लोग को क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम डायमीटर मिल जाएगा स्लैब का, जो आप लोग को यूज़ करना है उसमें रेनफोर्समेंट का। सही है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ चेयर। देखिए ये आप लोग की जो चेयर स्पेसिंग होती है ये प्रोवाइड कराई जाती है आप लोग की, यहाँ पे फाउंडेशन और कॉलम होता है, ये स्लैब में आप लोग का होता है, वहाँ पे आप लोग की रखी जाती है, ठीक है। जहाँ पर इनका कॉन्टैक्ट होता है उस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होती है वो 1 मीटर होती है। लास्ट वीडियो में गलत हो गया था बाई मिस्टेक। 45 जो होता है आप लोग का स्टैंडर्ड साइज ऑफ कॉन्क्रीट क्यूब। जो कॉन्क्रीट क्यूब होता है जो टेस्टिंग के लिए बनाया जाता है उसका स्टैंडर्ड साइज होता है 150 mm। याद रखेंगे 150 by 150 इस क्यूब का साइज़ हमारा प्रिपेयर करा जाता है कंक्रीटिंग टेस्टिंग के लिए। नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट इज़ द मिनिमम क्यूरिंग पीरियड। तो मिनिमम क्यूरिंग पीरियड आप लोग को याद रखना है, मिनिमम क्यूरिंग पीरियड फॉर नॉर्मल वेदर, ठीक है। और मिनिमम क्यूरिंग, देखो ये तो है हमारा नॉर्मल वेदर के लिए, ये है हमारा ड्राई और हॉट वेदर के लिए। तो मैं दोनों के लिए बता दे रहा हूँ कि दोनों के लिए आप लोग, एक तो 7 डेज़ होता है नॉर्मल के लिए, और 10 डेज़ आप लोग का होता है कि 10 दिन तक आप लोग को क्यूरिंग करनी होती है, जो आप लोग का ड्राई वेदर होता है उस केस में। सही है। और जो नॉर्मल वेदर होता है वहाँ पर 7 डेज़ में ही काम चल जाता है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोग का 47। तो 47 व्हाट इज़ द मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील रिक्वायर इन कॉलम। तो 0.8%, बिल्कुल 0.8% हमको मिनिमम, इतना स्टील तो आप लोग का होना ही चाहिए कॉलम में। तो ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर आता है 48 व्हाट इज़ द नॉर्मल कवर फॉर डिफरेंट स्ट्रक्चरल सिस्टम। आप लोग को कवर बताना है कितना हो। तो फुटिंग के लिए 50 होता है, कॉलम के लिए 25 होता है, स्लैब के लिए 15 होता है, बीम के लिए 25 होता है। ये आप लोग के क्या है, नॉमिनल कवर हैं जो हमारे रखे जाते हैं रेनफोर्समेंट और कंक्रीट का जो गैप होता है उसके बीच। ये वाला जो हमारा होता है, अगर ये रेनफोर्समेंट है तो ये जो कवर होता है इसको हम नॉमिनल कवर बोलते हैं।
नेक्स्ट आता है हमारा पॉइंट नंबर 49, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टिरप्स। नंबर ऑफ स्टिरप्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, जो भी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होगी और जो टोटल लेंथ होगी उससे डिवाइड करके जो भी आएगा उसमें 1 ऐड कर देंगे तो हमको नंबर ऑफ स्टिरप्स मिल जाएंगे, कितने नंबर ऑफ स्टिरप्स हमको प्रोवाइड कराने हैं। टेल अस अबाउट कॉलम फेलियर, आपको कॉलम फेलियर के बारे में बताना है कि कॉलम फेलियर क्या होता है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कॉलम फेलियर हमारा दो तरीके से होता है। अगर हमारा शॉर्ट कॉलम है तो वो फेल होगा क्रैशिंग में, और अगर हमारे पास लॉन्ग कॉलम है तो वो हमारा फेल होगा किसमें, बकलिंग में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। हाँ, अगर इंटरमीडिएट कॉलम है तो इंटरमीडिएट कॉलम दोनों में फेल हो सकता है, बकलिंग में भी और क्रैशिंग में भी। सही है कि नहीं। तो यार आप लोग बताना कमेंट करके कि आप लोग को पॉइंट्स कैसे लगे और वीडियो कैसी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को यार एक लाइक ज़रूर कर देना, और साथ में अगर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं तो एक बार वीडियो को ज़रूर शेयर करें। और साथ में अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो एसएससी, रेलवे, स्टेट एग्ज़ाम जो आपका सिविल का AE JEE का हो, या फिर जनरल अवेयरनेस के लिए, लाइफ साइंस के लिए, कंप्यूटर और हिंदी, इन सब लेक्चर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।